इन्फ्लेशन के बारे में मैं पूरा डिटेल अभी डिस्कस करने वाला हूँ। कंसेप्ट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इंडिया में कौन से प्रकार के इन्फ्लेशन है, क्या चल रहा है, पाकिस्तान की क्या हालत है। ये पूरा मेन तो इंडिया पर ही फोकस है, लेकिन वर्ल्ड में इन्फ्लेशन क्या चल रहा है वो सब देखते हैं। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, इन्फ्लेशन एक परसेंटेज रेट है एट विच द प्राइजेस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप। इन्फ्लेशन, लोग बोलते हैं महंगाई, वस्तु का दाम बढ़ गया, लेकिन इन्फ्लेशन को जब मेजर करते हैं जो नंबर आता है, इट इज नेवर इन रुपीज, इट इज इन परसेंटेज। सो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन क्या है? इन्फ्लेशन रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन इज द परसेंटेज रेट एट विच द प्राइजेस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप। ठीक है, अभी इंडियन कंटेक्स्ट में देखते हैं इन्फ्लेशन क्या है। नाउ इन्फ्लेशन इंडिया में मेन दो दो जन यूज करते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों? अब पाकिस्तान में 35 से 40% इन्फ्लेशन है। वो लोग गेहूं फुकट में बांटने में ट्रक भेज रहे थे। ठीक है, प्याज 350 रुपए किलो में, जो फुकट का बोल रहे थे ना, ऐसे सोचो, गिना चुना गेहूं और बहुत सारे लोग, शूटिंग हुआ पुलिस का, 11 लोग मर गए। तो प्याज 350 रुपया किलो, एवरीथिंग इज वेरी कॉस्टली, 35% पे वहां का इन्फ्लेशन है। सो लोग मर रहे, वो हालत हो जाता है। सो बोलने का तात्पर्य है, ठीक है, कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो दो प्रकार से निकाला जाता है, एक डब्ल्यूपीआई और एक सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल का है, डब्ल्यूपीआई होलसेल। ये दोनों महीने में एक बार फिगर्स आते हैं। और सीपीआई, अच्छा, अभी आप जब महंगाई की बात करते हो तो आप मर्सिडीज की बात नहीं करोगे, तो कौन से वस्तु की बात करोगे? सीपीआई यूज करता है 260 कमोडिटीज। ये जो 260 कमोडिटीज, इसको बास्केट बोलते हैं। और डब्ल्यूपीआई यूज करता है करीबन 619 होलसेल जो प्राइस है कमोडिटीज के, वो यूज करता है। अब इसका मेरे पास बहुत अच्छा ड्राइंग है। ये देखो, ये सीपीआई बास्केट दिया है, और जो बास्केट है जो मैंने आपको बताया, सीपीआई का कितना है, 260 कमोडिटीज का जो बास्केट है, उसमें जो फूड एंड बेवरेजेस का 45% है। ट्रांसपोर्ट, मतलब ये एक लिस्ट दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 एरियाज है जिसके वस्तु के दाम से तय होता है, मंथ टू मंथ जो फिगर्स आते हैं। सो इन्फ्लेशन क्या है? इट इज द परसेंटेज रेट एट विच द प्राइस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप। डिफ्लेशन ठीक उल्टा है, परसेंटेज रेट एट विच द प्राइसेस आर गोइंग डाउन। लेकिन आप सोचो ना, वस्तु के दाम कम हो रहे हैं तो लोगों को पगार भी तो कम मिलेगा, मेरा सेल भी तो कम होगा वैल्यू वाइज। तो इन्फ्लेशन 2-5% हमेशा हेल्दी माना जाता है। अब सवाल यह है, इंडिया का इन्फ्लेशन क्या है? अक्टूबर 23 के लिए इंडिया का इन्फ्लेशन ये रहा, सीपीआई 5.5, मतलब बोलते ना नवंबर, विच इज मेजर्ड बाय द सर्च टू 5.5 इन नवंबर, अक्टूबर से बढ़ गया। एक और कारण था दिवाली, दिवाली में लोग ज्यादा खरीदते, डिमांड बढ़ गया। अब उसके भी दो प्रकार है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वो अलग वीडियोस में बताऊंगा। सो पिछले 10 साल में ये एवरेज इन्फ्लेशन देखो 4-5-6 के आसपास, ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। एक जमाने में गवर्नमेंट, अच्छा किसका कम है बताओ? होलसेल का ही कम होगा ना। तो गवर्नमेंट क्या करता था एक जमाने में, मैं बोलता हूँ बहुत साल पहले, जानबूझकर फिगर डब्ल्यूपीआई के दिखाते थे ताकि इन्फ्लेशन कम दिखे। ज्यादा इन्फ्लेशन रहा तो हल्ला हो जाता है ना, और इन्फ्लेशन बढ़ गया ना तो आरबीआई क्या करता है, होम लोन ये सब के रेट्स बढ़ा देता है। महंगाई जब बढ़ता है तो आरबीआई को ब्याज दर बढ़ जाते हैं ताकि डिमांड कम हो। तो गवर्नमेंट को, अच्छा इलेक्शन हारना नहीं है, गरीब को दिक्कत होगा, महंगाई होगा तो गवर्नमेंट को भी इन्फ्लेशन में कंट्रोल रखना है, नहीं तो फिर गरीब लोग वोट भी चला जाएगा, गरीब लोग और तकलीफ में आ जाएंगे, जो पाकिस्तान की हालत है। 35%, मतलब आप सोचो ना, 120 रुपया जो इंडिया, 106 रुपए का जो पेट्रोल है, पाकिस्तान में 250-300 चल रहा है।
वहां पे जीना मुश्किल है। यहाँ पे चिकन 100, 125, 150 रुपए किलो, वहां पे 750, 800 रुपए किलो है। यहाँ पे घी 500, 600, 700 में मिल जाएगा, वहां पे 1,500 रुपए किलो, 1,500 रुपए किलो। एक मारुति ऑल्टो इधर मिलती है 2.25 लाख, वहां मिलती है 22 लाख रुपए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन परसेंटेज में होता है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दो मेजरमेंट टूल्स है। डब्ल्यूपीआई हमेशा सीपीआई से कम ही रहेगा, महीने में एक बार फिगर्स आते हैं, दोनों के बास्केट से, इसके 260 और उसके करीबन 600 के ऊपर बास्केट है, और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इतने सालों से महीने टू महीने गवर्नमेंट मेजर करते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी बहुत अच्छा डिटेल है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मेजर करने का जवाबदारी है सीपीआई, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का काम है कलेक्ट करना, ठीक है ना। ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। और फिर ये जो मंडी है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक नासिक जैसे भाजी मार्केट में जाओगे, नासिक में आई थिंक एक मंडी है पंचवटी में होलसेल का, पता है। तो कांदा, बटाटा और लहसुन, इसकी मंडी अलग है। वो जो नासिक में मेरी साइड है ना, आरटीओ आरटीओ के उधर है वो मंडी। बाकी पूरा भाजी मार्केट पंचवटी कारंजा बस स्टॉप है उसके नजदीक। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको वहां पे मिलेगा, क्योंकि वहां पे वो लोग रिटेल नहीं बेचते, वो लोग होलसेल में बेचते। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ प्याज ये चाहिए तो वो क्विंटल पे बेचेंगे, तो वो होलसेल प्राइस होगा। और रिटेल जो चलता है ना, उसका प्राइस अलग रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ये फिगर्स निकालता है। नाउ सो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, डायनेमिक है क्योंकि बदलता जाएगा, ठीक है ना। ये डायनेमिक प्रोसेस है। अभी महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। तो लोग महंगाई, ब्याज ज्यादा लगेगा तो आपका होम लोन महंगा पड़ेगा, तो आप होम लोन नहीं लोगे तो डिमांड कम हो जाएगा। तो सप्लायर है वो बोलता है डिमांड नहीं, रेट गिरा देता हूँ, रेट गिरेगा तो महंगाई कम होगा। तो डायनेमिक प्रोसेस है। राइजिंग प्राइसेस, वस्तु के दाम, अच्छा प्याज के दाम बढ़ गए मतलब महंगाई नहीं, ये बास्केट के ओवरऑल दाम बढ़ना चाहिए। एक वस्तु का दाम तो कम ज्यादा होगा, लेकिन एक वस्तु से तय नहीं होता, बास्केट से तय होता है। उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस, हर महीने निकाला जाता है। आप इन्फ्लेशन बदलते रहेगा। स्टेबल जिसका है ना, महंगाई ज्यादा नहीं, वो जापान जैसा देश जिसमें 0, 1, 2 के बीच ही रहता है। बट इंडिया में वस्तु के दाम, अच्छा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, तो हर चीज का दाम महंगा हो जाता है। एक पेट्रोल का दाम बढ़ा तो पूरे देश में वस्तु के दाम बढ़ते, क्योंकि डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाता है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है। फिर साइक्लिकल मूवमेंट, जो इसको साइक्लिकल मूवमेंट मिलते हैं, देखो बोर्ड में, इसको बिजनेस साइकिल बोलते हैं। धंधा कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, वो अलग कंसेप्ट है, उसको बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल बोलते हैं। कभी मार्केट अप डाउन, ये प्राइस पर है, प्राइस के बढ़ोतरी मेजर्ड इन परसेंटेज को इन्फ्लेशन बोलते हैं। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड साइकिल को ट्रेड साइकिल बोलते हैं, वो टोटली अलग कंसेप्ट है। हाँ, इन्फ्लेशन इसको असर जरूर करेगा, लेकिन ये इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है। स्टार्ट्स आफ्टर रीचिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक्चुअली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे 200-250 साल पहले, उनका मानना था एक ऐसा वक्त आएगा जब सबको रोजगार रहेगा। जब सबको रोजगार है फिर भी गुड्स पूरे नहीं हो रहे हैं, मतलब डिमांड ज्यादा है, तो वस्तु के दाम बढ़ेंगे, ऐसा मानना था। आजकल फुल एम्प्लॉयमेंट कहीं रहता ही नहीं है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी जरूर होगा। और फिर इनकम्प्लीटली एंटिसिपेटेड, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग शक्कर एक्सपोर्ट करते थे, हम लोग गेहूं एक्सपोर्ट करते थे, हम लोग चावल एक्सपोर्ट करते थे। गेहूं वर्ल्ड का 40% हमारा कंट्रोल है। शक्कर का रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन। शुगर केन 10 टाइम्स ज्यादा पानी लेता है नॉर्मल खेती से, और उसका जो प्राइस है वो गवर्नमेंट तय करता है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंडिया की बात कर रहा हूँ, 290 रुपीज। मतलब मैं शेतकरी हूं, तो मैं शक्कर के कंपनी को जो शुगर केन का मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने तय किया है वो उससे बेचूंगा, उससे कम शुगर का कंपनी नहीं ले सकती। कांदा मार्केट तय करेगा, शुगर केन का जो गवर्नमेंट का मिनिमम प्राइस से ज्यादा दिया तो चलेगा, कम नहीं दे सकते। लेकिन बारिश ही नहीं तो मैं क्या करूं, तो बहुत सारे लोग गन्ने के खेती निकाल के उसके बजाय दूसरा खेती कर रहे हैं। तो शक्कर का आउटपुट क्या होगा, गन्ना ही नहीं तो शक्कर कहां से बनेगा।
तो ये जो है ना प्रोसेस, ये 1 साल। अंदाजा है कि 2000 अभी से गवर्नमेंट ने बैन लगाया शक्कर पे। मतलब क्या होगा, शक्कर देश में जितना है उतना पूरा होगा, बट अगले साल का क्या, लोगों ने अपना फसल चेंज कर दिया ना, तो आउटपुट अच्छा। आप हम लोग जो एक्सपोर्ट करते थे अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, सबसे ज्यादा फायदे में कौन रहेगा, ब्राजील। ब्राजील शक्कर में टॉप में फिर अभी फायदा उठाएगा। लेकिन शक्कर अगले साल इंडिया में महंगा होगा ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी देकर कम कर दिया, तो मतलब कुछ भी कारण से, एज एन एग्जांपल राशन के दुकान में या पब्लिक को, जैसे प्याज बहुत महंगा हो गया था तो गवर्नमेंट खुद करीबन आई थिंक 33 रुपीज केजी में बेच रहा था जब 60 रुपए था, तो ऑटोमेटिक फिर मार्केट के रेट गिर गए। और कैरेक्टराइज्ड बाय, या तो कैसे होता है, एक बात बताओ, मेरा वस्तु का दाम बनाने का बढ़ गया, तो जैसे मारुति ले लो, मारुति का रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया, तो मारुति कार के प्राइस बढ़ाएगा क्या घटाएगा, बढ़ाएगा। उनका कॉस्ट बढ़ गया तो उनकी मजबूरी है। या एप्पल का ले लो, आईफोन 15 का डिमांड बहुत ज्यादा है, मेरे पास सप्लाई नहीं है, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज डिमांड पुशअप कर रहा है प्राइस को, और मेरा कॉस्ट बढ़ गया तो कॉस्ट कॉस्ट पुश कर रहा है, डिमांड पुल कर रहा है। करेक्ट वर्ड इज डिमांड पुल। जब डिमांड बहुत ज्यादा है, एक बिल्डिंग में 10 फ्लैट है, लेने वाले 100, तो मैं बिल्डर हूं, तो मैं क्या करूंगा, रेट बढ़ा दूंगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। इंडिया में नंबर 1 सेलिंग कार कौन सी है, वैगनआर। और एसयूवी में ब्रेजा, मतलब इन टर्म कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको ब्रेजा में डिस्काउंट मिलना ही नहीं है। क्यों नहीं मिलना है, क्योंकि वो और बोलते हैं ना ह्यूंडई का क्रेटा नेक टू नेक चल रहा है। अब जब मारुति जितना बना रहा है सब बिक रहा है, तो डिस्काउंट कैसे मिलेगा। लेकिन एस क्रॉस, समझ में आ रहा है, या फ्रॉन्क्स, आप फ्रॉन्क्स लेने जाओगे ना, मे भी वो डिस्काउंट दे देगा आपको, लेकिन ब्रेजा में आप डिस्काउंट मांगेंगे, 1 रुपया डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, उसका दाम 2-5 हजार बढ़ा दिया तो भी बिकने वाला है। सो डिमांड प्राइस को ऊपर करता है, खींचता है, उसको डिमांड पुल बोलते हैं। टोयोटा क्रिस्टा ले लो, इनोवा क्रिस्टा, बीच में तो टोयोटा ने बुकिंग ही बंद कर दिया था, इतना ज्यादा डिमांड था, सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने दाम बढ़ा दिया तो भी बिकेगा, क्योंकि डिमांड खींच रहा है ना प्राइस को ऊपर। लेकिन मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दाम बढ़ाना पड़ेगा। सो इन्फ्लेशन 2 प्रकार से मेन होगा, एक डिमांड पुल कर रहा है, या तो सप्लाई पुश कर रहा है प्राइसिंग। आया समझ में, दोनों के अलग अलग से ग्राफ से वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्लियर।